अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आबदा और जैसा कि इस KOSO की लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं, तो हमारा जो सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइंग डिक्लेरेशन का। ये है चैप्टर नंबर 3, 46, 47 तक जो है वो इससे रिलेट करता है। इसका जो मेन हेडिंग है वो है सेटलमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ठीक है, अब ये चैप्टर 3 है डाइंग डिक्लेरेशन, इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो हम जो है वो आज इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन की हम सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे कि अब हम आर्टिकल 46 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 46 में केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एज रेलिवेंट। ठीक है, इसमें जो है वो किन किन केसेस हैं जिसमें जो स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट होती है जब बंदे की डेथ हो जाए। हु कैन नॉट बी फाउंड विदाउट डिले, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी फाउंड। इस सूरत में जो है वो रेलिवेंट होगी। अब हम आगे जो है वो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आगे है डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डेफिनेशन है इसमें 1995 PCR LJ 179। इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन as to cause of his death or the circumstances resulting into his death। ठीक है, मतलब ये आगे है कि आर्टिकल 46 का सब सेक्शन 1, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि ये बेसिकली हमारी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। इस पूरे आर्टिकल को है ना 46 को हम डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक भी है और ये क्वेश्चन के तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो आ भी जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आर्टिकल 46 का सबसेक्शन 1 इट्स रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अब बेसिकली इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जनरल रूल क्या है एविडेंस का। एविडेंस का जनरल रूल तो ये है कि एविडेंस जो होती है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, मस्ट बी डायरेक्टेड। ठीक है, आगे है कि डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली हेयर से एविडेंस है, यानी कि सुनी सुनाई बात है ना कि जैसे एक बंदा कह रहा है कि मैं फलां बंदे के पास खड़ा था, तो मरने वाले के पास खड़ा था, उसने मुझे कहा कि जो है वो उसका कत्ल फलां बंदे ने किया, तो उसने सुना था ना, बेसिकली हेयर से एविडेंस था ना। हेयर से एविडेंस तो नो एविडेंस होता है अकॉर्डिंग टू KOSO। जो हेयर से एविडेंस होता है ये कोई एविडेंस नहीं होता। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल व्हेन इट्स रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ इट्स बिकम रेलिवेंट। ठीक है, जब ये रिलेट कर जाता है कॉज ऑफ डेथ के साथ तो फिर ये रेलिवेंट बन जाता है। हेयर से एविडेंस फिर जो है वो रेलिवेंट बन जाता है। अब एक्सेप्शन है, ये जो आर्टिकल है ना 46(1) ये हमारी जनरल रूल की एक्सेप्शन है कि दिस आर्टिकल इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। अब इसमें है कि कॉज ऑफ डेथ जो होती है ना ये रेलिवेंट होती है, चाहे ये हेयर से एविडेंस के तौर पे हो, जैसे भी हो ये रेलिवेंट होती है, यानी कि इसमें जो है वो रेलिवेंसी आती है। आगे हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, डॉक्ट्राइन क्या है, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन का। इसमें एयर 1925 लाहौर 549 ये काफी जो है फेमस है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ पंजाब के जो इनहैबिटेंट है ना कैन नॉट बी बेसिस ऑफ कन्विक्शन। यानी कि जैसे उन्होंने कहा था, इसके बाद काफी ज्यादा स्ट्राइक्स भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं ना, पाकिस्तान में पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना उसकी बेस पे, यानी कि उसको नहीं देखा जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी बेस पे किसी बंदे को सजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो किसी कम्युनिटी को हिट करना या किसी भी एक कम्युनिटी को स्पेसिफिकली हिट करके लिखना, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो वायलेशन है। तो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन इसका ये है कि डाइंग पर्सन डजंट टेल अ लाई, कि वो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, आगे इसके एसेंशियल्स है कि जो है ये कॉज ऑफ डेथ के साथ है, डेथ बिकॉज ऑफ मर्डर। अब भी डाइंग डिक्लेरेशन तब होगी जब बंदा जो है वो मर्डर से, किसी कत्ल की वजह से जो है वो मरा हो, उसकी नेचुरल डेथ ना हुई हो। ठीक है, डेथ ऑफ डिक्लेरेंट और कॉम्पिटेंसी है कि डाइंग पर्सन होना चाहिए और जो रिकॉर्ड पर्सन है ना वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए दोनों। नो प्रेशर, यानी कि डाइंग बंदे पे कोई भी किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए और ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की फॉर्म्स क्या है। ये ओरल भी हो सकती है, ठीक है,
रिटर्न भी हो सकती है, गेस्चर होते हैं जैसे इशारों से बताना, मॉडर्न डिवाइसेस जैसे फोन पे या मतलब जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उस पे। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये कौन कौन रिकॉर्ड करवा सकता है? ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो इसको डॉक्टर या पुलिस जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है, और एनी अदर पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ KOSO। ठीक है, आगे एडमिसिबिलिटी क्या है? 2001 PCRLJ 1014, इट इज एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि एडमिसिबल है ये। इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि ओरिजिनल जो डिक्लेरेंट होता है ना, जिसने ये ओरिजिनल दी होती है, वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा था सारा कि जो टाइम डिक्लेरेशन के बारे में आर्टिकल ये यहां तक तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल एडमिसिबिलिटी वीक ऑफ, ये तो सारा था टाइम डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, अब हम आगे जो है वो इसका सबसेक्शन 46 का सबसेक्शन 2 है, व्हेन स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आम हालात में, मतलब कि किसी काम को करने के लिए। ठीक है, इसमें व्हेन द स्टेटमेंट वाज बाय सच पर्सन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन द पर्टिकुलर व्हेन इन कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स केप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बुक्स डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, जब डॉक्टर कह दे कि हो सकता है कि इसकी इस वजह से जो है वो इसकी डेथ हुई है, कोई भी वजह वो बता दे। ठीक है, डॉक्टर बयान देगा, लेकिन जब डॉक्टर बयान देगा ना तो वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव भी करेगा। जब वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करेगा तो फिर वो रेलिवेंट होगी। इसमें और एक्नॉलेजमेंट रिटर्न और साइंड बाय हिम ऑफ रिसीट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटर्न होने चाहिए, साइन होने चाहिए उसके, ऑफ डेट ऑफ लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली एड्रेस रिटर्न और साइंड बाय, यानी कि वो साइन होने चाहिए। ठीक है, इसलिए कि जब डॉक्टर कहता है कि फलां इस वजह से, यानी कि इस की वजह डेथ की वजह यह है, तो डॉक्टर जो है वो मस्ट बी अप्रूव्ड हिज स्टेटमेंट, कि वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट को प्रूव करेगा। आगे हमारा आर्टिकल 46 का सबसेक्शन 3, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर्स। इसमें सिंपल वर्ड्स में उसने ये बताया हुआ है कि व्हेन इफ ट्रू इट वुड एक्सपोज और वुड एक्सपोज हिम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सूट फॉर डैमेजेस। यानी कि अगर इसको हम आम वर्डिंग में पढ़े तो इसमें कि बंदा एक डायरी मेंटेन कर रहा है और डेली की रूटीन लिखता है, बाद में वही जो उसकी डायरी होती है ना, उसके अगेंस्ट जो होती है ना, वो यूज हो सकती है। आगे आर्टिकल 46 का सबसेक्शन 4 गिव्स ओपिनियन ऑफ पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें कि व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स लाइक ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट, कस्टम ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक और जो है वो जनरल इंटरेस्ट, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना, इसकी कंट्रोवर्सी से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, आगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज किसी पब्लिक वे के बारे में। ठीक है, पब्लिक वे में किसी भी नंबरदार जो होता है ना, जो गांव का, वो उसकी स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होती है किसी भी पब्लिक की मैटर्स में। ठीक है, यानी कि कोई भी पब्लिक का मैटर है, राइट है, कस्टम है, जो भी है, उसके बारे में गांव का या उसका कोई हेड जो है, नंबरदार वगैरह, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी रेलिवेंट होती है। ठीक है, आगे इसी तरह हम पढ़ते हैं 46 का सबसेक्शन 5, रिलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ relationship. When statement relate the existence of any relationship by blood, marriage or adoption. Or adoption between person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement has special mean of knowledge when due statement was made before question in dispute was raised. आगे आर्टिकल 46 का सबसेक्शन 46 है कि पगड़ी, ठीक है, टॉमस्टोन, पॉटेड। अब इसमें ये उन्होंने विल के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। इसमें जो विल होती है ना, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती। ठीक है, इसमें उन्होंने विल का बताया कि जो विल होती है ना, ये बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती, वो रेलिवेंट होती है, लेकिन विल एज सच खुद जो है ना, वो बता देती है कि मरने वाला चाहता था कि इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों को इस तरह तकसीम हो। ठीक है, वो बता देता था, तो ये बेसिकली हमारी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी, क्योंकि विल एज सच खुद जो है वो अपने आप को बता देती है, दूसरों को बता देती है कि मरने वाला ये चाहता था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। आगे आर्टिकल हमारा 46A, आर्टिकल 46A जो है ना, वो उन्होंने थ्रू अमेंडमेंट जो है वो इसमें ऐड किया, जिसमें है रेलिवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड, रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
statements in the form of electronic document generated, received or recorded by an automated information system while it is working order रही। मतलब ऑटोमेटिक जो मैंने जैसे आपको मॉडर्न डिवाइसेस का बताया था कि मॉडर्न डिवाइसेस में भी हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना वो भी बेसिकली हमारी जो है वो रेलिवेंट ही होगी। आगे हमारा आर्टिकल 47 है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रोवाइडिंग इन सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड। अब आर्टिकल 47 हमें ये है कि इन विटनेसेस की एविडेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 47 उन विटनेस की एविडेंस से रिलेटेड है जो कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कहीं गुम हो गया, कहीं चले गए, इनको कोर्ट में लाया ही नहीं जा सकता, या जिनको कोर्ट में लाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन ने विटनेस की एविडेंस दी जो कि केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान दी, या किसी ऐसे शख्स के सामने दी जो लीगल ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने का, वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एक चीज ये भी बताई है कि अब इसमें उन्होंने नीचे ये बताया प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग, वो अब देखें एक बंदा है ए, ठीक है, और बी, इन्होंने कत्ल किया, ठीक है, दोनों ने, ए पुलिस की कस्टडी में आ गया, बी भाग गया। अब सी ने इन दोनों को कत्ल करते हुए देखा है, ठीक है, सी ने देखा कि इन्होंने डी का कत्ल किया था। अब सी जो है वो बी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा, या उसके बारे में जो है वो एविडेंस देगा, ये है, वो है, इसने कत्ल किया, इसने फलान जगह पे किया, ये वो। अब जो उसने बी के खिलाफ एविडेंस दी है ना, वो ए के खिलाफ भी है, चाहे वो भाग गया, लेकिन बाद में अगर वो ट्रायल में आता है, ए पकड़ा जाता है, बाद में अगर वो भी ट्रायल में आता है, तो उसकी जो सी की ये स्टेटमेंट है वो ए के खिलाफ भी वही इस्तेमाल होगी। जैसे उसने बताया कि किन किन सूरतों में रेलिवेंट होगी, उसने हमें 3 सूरतें बताई हैं, जैसे कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रोसीडिंग है ना वो सेम पार्टीज हो, ठीक है, तो रेलिवेंट होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई है, और उसके अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी पार्टी ही समझे जाते हैं। आगे है द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जाम, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन, एडवर्स पार्टी यानी कि ऑपोजिट पार्टी। The question in issue was substantially the same as the first and the second proceeding, मतलब कि जो क्वेश्चन है ना, जो फैक्ट एंड इशू हुआ है वो सेम ही होना चाहिए, जैसे कि पहली प्रोसीडिंग में भी वही था और दूसरी प्रोसीडिंग में भी वही था। ठीक है, लेटेस्ट स्टेट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए बता दिया। सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग यही होती है जो बाद में, मतलब कि सब्सीक्वेंटली, कि अभी मैंने आपको बताया ए और बी ने कत्ल किया, सी ने उनको देखा और सी ने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने इन दोनों को देखा था कि डी का कत्ल करते हुए। ठीक है, अब जब ए हिरासत में आ जाएगा तो उसकी जो है वो सी की जो स्टेटमेंट है वो ए के अगेंस्ट भी वही इसी तरह यूज होगी। सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको कहते हैं। लेटेस्ट स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि ए के खिलाफ भी जब जो है वो ट्रायल चलेगा या जो भी होगा, लेटेस्ट स्टेजेस पर जब भी सी के अगेंस्ट जो है वो चलेगा ट्रायल, ए के अगेंस्ट जो ट्रायल चलेगा उसमें भी सी की जो स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट स्टेजेस पर वही होगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जो कि इम्पोर्टेंट था, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में था, चैप्टर 3 जो है। तो आई होप मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को सब क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि हर वीडियो आप तक आ सके, और प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।